तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जिसकी थी आपको इंतजार, जिसकी आप कर रहे थे मांग, बार बार हम लेके आ गए आप सभी के लिए इस बार जेई पे जी सीरीज। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो हमारा आज का जो फोकस रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो अपना रहेगा इस चैप्टर के लेके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से अपन कुछ माइनर टॉपिक, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका बेसिक बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन से टॉपिक्स वो रहेंगे जिससे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, कुछ छोटे छोटे कदम से हमको एक बड़ा चीज अचीव करना है, तो इसलिए मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स में करके बताएं। ठीक है, तो याद रखिएगा, छोटे कदम ही आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर चीजें आप डायरेक्ट स्किप करके जाना चाहे तो हो सकता है आप बीच में रुक जाओ, अटक जाओ। ठीक है, बेसिक हमेशा क्लियर करना। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो मैटर्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मोल कॉन्सेप्ट। यहां तक अगर अपन पहुंच पाए, अगर आप एग्जॉस्ट नहीं हो गए, तो अपन ये दोनों भी यहां पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज याद रखिएगा कि प्रैक्टिस जो रहेगा आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए। इस वीडियो के बाद जल्दी से आप डीपीपीस पर जाएं, ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे, ये आप हैं, यहां पर पहुंच जाएंगे, फिर आप यहां पर पहुंच जाएंगे। तो चलो यहां पर पहुंचने की तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, केमिस्ट्री होता क्या है? तो सिर्फ 1 मिनट का टाइम देके समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री कुछ नहीं, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें अपन जो स्टडी करते हैं वो होता है आपका मैटर। ठीक है, वो साइंस की ब्रांच जिसमें स्टडी ऑफ मैटर होता है उसको ही केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब कई लोग होंगे ऐसे, या फिर कई लोगों को मैटर का मतलब नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, शायद आपने 9th में पढ़ा होगा तो आप थोड़ा भूल गए होंगे। तो मैटर कुछ नहीं होता, जिस किसी के पास मास है और जो भी चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, लगाना इजी बहुत ज्यादा। सर इसका मतलब भी समझा दो। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ये पेन पड़ा हुआ है, पेन का कुछ ना कुछ मास होगा। देखो, अगर मैं इसको गिराऊंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, मानते हो? ठीक है, ये गिर जाएगा नीचे, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो मास है। अब ये क्योंकि मेरे हाथ पे कुछ स्पेस को ये क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, बोल सकता हूं। तो ये क्या है बेटा? एक मैटर है। समझ में आ गया? ये एक मैटर है। तो अगर मैं आपको और भी एग्जांपल देना चाहूं, तो अगर मैं, देखो ये जो मेरे हाथ में एक वॉच है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, इसलिए मुझे कुछ भार समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ी सी भारी लग रही है। और ये मेरे हाथ का इतना पार्ट जो है, देखो क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, मतलब ये स्पेस को कवर कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? ये भी मैटर है। क्या सर हम सब भी मैटर है? बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक, चलिए, तो ये सब हो गया मैटर के बारे में। मतलब क्या होगा कि मास प्लस अगर जिसके पास स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको अपन मैटर बोलते हैं। पहली चीज हो गई। और अब ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री क्या सिर्फ एक ही ब्रांच होती होगी जैसा हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री? ना जी, बिल्कुल नहीं होता। जो केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। देखो, जैसे कि अगर मैंने बोला कि ग्लूकोज बना, ठीक है, ग्लूकोज का बनना या फिर उसका टूटना, अपन क्या बोल सकते हैं? वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक, और एक होती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या होता है आपका? एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है ये। इसमें क्या होगा? क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, कि कोई भी चीज है इतने वॉल्यूम में बना, ठीक है, तो वो जब जितने भी डिस्कशन होगा वो एनालिटिकल में होता है। अब क्या होता है? एक होता है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आप सभी को पता है क्या कि एक नूडल्स थी जिसके अंदर क्या निकला था? लेड निकला था। तो उससे भी जो केमिकल रिएक्शन हो सकती है, क्या जो भी रिएक्शन इंडस्ट्री में पढ़ी जाती है, जो भी रिएक्शन जो है वो आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होती हैं, वो अपन इसमें पढ़ते हैं। और लास्ट है आपका कौन सा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये क्या है आपका? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें क्या होता होगा? आप सभी ने सुना होगा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन। ठीक है, तो इन सब की जब भी स्टडी होगी, या फिर रेडियो एक्टिव हाफ डेके वगैरह, तो जब भी स्टडी होगी तो वो किस में करा जाता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करा जाता है।
ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये एकदम ही बेसिक था किस चीज के बारे में, कि केमिस्ट्री के अंदर होता क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो हमने जान लिया। अब जो है अपना मेन कि मैटर होता क्या है। मैटर तो अपन ने जान लिया कि मास होगा, स्पेस होगा, उसका नेचर क्या होता है, तो नेचर भी तो समझना पड़ेगा ना। तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि नेचर ऑफ मैटर होते कैसे कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक एटम नहीं पढ़ाया हुआ है, तो मैं अभी एटम वर्ड यहां पर यूज नहीं करूंगा, है ना। तो ध्यान से सुनो, अब मैं जो यूज कर रहा हूं मैं पार्टिकल यूज करूंगा। ठीक है, पार्टिकल यूज करूंगा मैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट से आप सभी क्या है थोड़े से कंफर्टेबल है तो कॉन्स्टिट्यूएंट लेके चलेंगे। चलो चलो पार्टिकल। अब सबसे पहला एक मैटर का क्या क्या नेचर हो सकता है। मैटर, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा हुआ है किसी ने, अगर सुना हुआ है तो क्या क्या होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, और एक होता है आपका गैस। बिल्कुल सही कह रहा हूं क्या सर? ऐसा ही होता है क्या, जल्दी से बताओ। हाँ जी, ऐसा होता है। क्या सर जो भी चीज अगर रखी हुई है पत्थर, वो अपने आप मूव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो सॉलिड है अपने आप मूव नहीं हो सकता। अपने आप क्या, अगर उसको धक्का दोगे तो भी तुम्हें तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऐसे भी मूव नहीं होगा वो। क्या लिक्विड, अगर मैं यहां पर पानी डालूं और वहां पर थोड़ा स्लोप है तो क्या वो मूव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, ये मूव हो सकता है। मूव की जगह पे अगर फ्लो बोलोगे तो और अच्छा लगेगा। अब क्या गैस मूव होती है? मम्मी किचन में खाना बनाती है, क्या आपको स्मेल आ जाती है? बिल्कुल आती होगी। तो वो भी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। ऐसा समझ में आ गया इतना? ठीक है, ये कैसे होता होगा सर, इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो अब इसको अच्छे से समझेंगे। कैसा? अगर सॉलिड को थोड़ा जूम करके देखा जाए, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज पता चलती है कि देखो ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है और ये सर्कल है, तो ये एकदम पास पास है, एकदम पास पास है। तो अब मैं केमिस्ट्री की टर्म में बताता हूं, ध्यान से देखो। अगर इस सर्कल को थोड़ा सा भी मूव करना है तो इनसे थोड़ी दूरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से सुनो, ये जो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं ये एकदम क्लोज होते हैं। तभी आप कभी कभी देखेंगे कि सॉलिड को बोला जाता है क्लोज पैक्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम ऐसा भी बोला जाता है, क्लोज अरेंजमेंट ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। और ध्यान से सुनो, कोई भी चीज अगर पास आती है तो थोड़ा सा अट्रैक्शन भी होता है। मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, कहीं और मत जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, वही चीज, क्योंकि ये बहुत पास पास में है तो इनका जो अट्रैक्शन है किसका? सॉलिड का, काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा अट्रैक्शन इसका होता है। पहली चीज समझ गए क्यों मूव नहीं कर पा रहे? जगह ही नहीं बची, एकदम क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, जिसके कारण मोशन खत्म हो गया। पहला चीज। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड होता है आपका लिक्विड। तो ये रहा आपका लिक्विड का एग्जांपल। ठीक है, अब लिक्विड को अगर जरा गौर से देखेंगे आप तो यहां पर आपको थोड़ा सा क्या दिख रहा है? देखो ये जो है आपको गैप दिख रहा है, दिख रहा है गैप। तो मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं। थोड़े बोला है, ठीक है, थोड़े से दूर दूर रहते हैं। अब सोचो, जो चीज दूर दूर है तो थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा उसके बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है ये थोड़ा कम होता है। ठीक है, अगर मैंने यहां 3 एरो लगाए तो मैं यहां 2 लगा देता हूं। ठीक है, तो जो अट्रैक्शन है लिक्विड के बीच में थोड़ा कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या देखा था? क्या सर ये जो पार्टिकल जो मूव नहीं कर पा रहा था, क्या इसका पार्टिकल मूव कर सकता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकता है। क्यों? देखो, भले ही ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को थोड़ा पकड़ के रखे हैं, तो जब ये मूव होगा तो ये इसको भी लेके जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको भी लेके जाएगा। तो बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो यहां पर आपको फ्लो देखने को मिलेगा। फ्लो देखने को क्या होगा? मिलेगा। समझ में आ गया इतना? ऐसा क्लियर? तो ये किसके बारे में था? आपके लिक्विड के बारे में। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं गैस की। तो गैस होती है एकदम हरफन मौला, मतलब वो इधर जाना चाहे या इधर जाना चाहे वो कहीं पर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स नहीं, मैं पार्टिकल लेके चल रहा हूं तो पार्टिकल बोलूंगा,
ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। अब बताओ, अगर कोई भी चीज ज्यादा दूर है तो क्या अट्रैक्शन होता है? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो अट्रैक्शन जो है, क्या होता है इसमें, अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होता है, एकदम नलीफाई। ठीक है, एकदम नल होता है अट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर अट्रैक्शन बहुत कम है, यहां पर थोड़ा है, यहां पर बहुत ज्यादा है। ठीक, अब सर क्या इस मॉलिक्यूल या फिर इस पार्टिकल को कहीं मूव करना है तो क्या ये कर पाएगा? बिल्कुल आसानी से कर पाएगा, उसे तो कोई फ्रीडम, बहुत फ्रीडम है, उसे तो कोई बांध के भी नहीं रखा है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो फ्लो है वो बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके बारे में था? नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर का नेचर कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो अब देखो दो तीन चीजें। सबसे पहला ये कौन सा पैक होता है? ये क्लोज पैक होता है, क्लोजली पैक्ड होता है ये सिस्टम। अट्रैक्शन क्या होता है इसमें? बहुत ज्यादा। जो अट्रैक्शन है ये क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। और अब अट्रैक्शन का नाम क्या लिखोगे? ऐसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखेंगे इसको। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, और यहां पर लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगभग लगभग 0 के बराबर होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका था नेचर ऑफ मैटर के बारे में। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब मैटर जो है वो क्लासिफाई कैसे करा जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसको अपन ने इतना लिखा है, अब अपन थोड़ा सा समझेंगे कि क्लासिफाई कैसे करोगे। उसके पहले आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सर मैं सॉलिड से लिक्विड पर जा सकता हूं, और क्या लिक्विड से मैं गैस पर जा सकता हूं? आया कि नहीं आया क्वेश्चन? आना चाहिए था। चलो अपन थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड पर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? चलो एग्जाम्पल, अगर आपके पास आइस है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, देखो यहां पर अगर आपके पास आइस है और अगर मैं उसको क्या करूं, फ्रिज से निकाल के बाहर रख दूं जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो वो क्या होगी? क्या बोलोगे उसको? वो पिघल गया, बोलेंगे उसको कि आइस जो है वो पिघल गया, है ना? तो अगर उसको मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा कि यहां पर मुझे क्या कराना पड़ेगा? उसमें मेल्टिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड पे जाने के लिए आपको मेल्टिंग कराना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, अगर सर मुझे लिक्विड से कहां पर जाना है? गैस पर जाना है, तो क्या करोगे? जरा याद करो, अगर आप चाय को चढ़ाओगे, ठीक है, चाय बनाने के लिए आप पानी डालते हो तो आप नीचे से क्या कर देते हो? टेम्परेचर देते हो, तो वो क्या होता है? थोड़ा सा एवापोरेट होता है। तो बिल्कुल सही, वहां पर क्या होगा? एवापोरेशन कराना पड़ेगा, एवापोरेशन कराना पड़ेगा। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बहुत इजी लग रहा है ना? बहुत इजी ही है। चलो, अब सर मुझे उल्टा करना है, गैस से लिक्विड पे जाना है और लिक्विड से सॉलिड पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मुझे गैस से लिक्विड पर जाना है तो एक प्रोसेस का जल्दी से नाम बता दो। ठीक है, मैं ऐसा एक बीकर बना देता हूं, ये सब आपके लिए। ठीक है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से जो गैस निकल रही है, ठीक है, और यहां पर एक सरफेस है मान लो, तो ये जो गैस है इस सरफेस पर टकराएगा, तो क्या होता है? कुछ बूंद जमा हो जाती हैं, ऐसी कुछ वाटर ड्रॉपलेट ऐसे जमा हो जाते हैं। तो क्या मैं इस प्रोसेस को आपके कहने पर इसको कंडेंसेशन लिख दूं? कंडेंसेशन यहां पर हो रहा है, लिख सकता हूं, ऐसा है कि नहीं? होता है ना, ये तो पता होगा। चलो, अब अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड पर जाना है तो बहुत इजी है, अभी आइस को पिघला रहे थे, अब एक काम करो, उस पिघली हुई आइस में जो पानी बचा उसको डायरेक्ट फ्रिज में रख दो, तो क्या हो जाएगा? वो सॉलिड हो जाएगी। तो उसको क्या बोलोगे? किस में रख रहे हो? फ्रीजर में रख रहे हो, तो क्या हो रही है? फ्रीज हो रही है। इसमें क्या करा दो? फ्रीजिंग करा दो, बस क्या बचा? सब तो बन गया। ठीक है, तो इन प्रोसेस में मतलब हम सॉलिड से लिक्विड पे जा सकते हैं, लिक्विड से हम गैस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आप सभी के लिए अच्छे से लिख देता हूं, क्या कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है और लिक्विड से गैस जाना है, ठीक है, थोड़ा आपको लेट दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट। लिक्विड से गैस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एवापोरेट। वहीं पे इसको आपको उल्टा आना है, ऐसा ऐसा।
तो क्या करना पड़ेगा, गैस से लिक्विड मतलब आपको कंडेंसेशन, कंडेंस करना पड़ेगा, और यहां पे लिक्विड से सॉलिड मतलब आपको फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है ना। तो अब अपन यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहां तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, इसको लिखना चाहो लिखो, मैं थोड़ा साइड भी हो गया हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलते हैं आगे। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आपके केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। अब मैटर जो है यहां पर क्या होता है, एवरीथिंग दैट हैज अ मास। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था। चलो वो जो है वो दो चीजों में डिवाइडेड होता है, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपका होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, अब ध्यान से सुनो। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें किसी भी चीज की फिक्स कंपोजिशन होती है। नहीं समझे सर? जैसे एग्जांपल बात करते हैं डायमंड। ठीक है, डायमंड की बात कर लेते हैं। जो डायमंड है आपका वो सिर्फ एक चीज से बना हुआ है, तो वन पार्टिकल से ये क्या हुआ है, पूरा का पूरा मेडअप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है वो एक पार्टिकल से बना हुआ है। क्योंकि मैंने अभी एक चीज नहीं बताई है इसलिए मैं यहां पर उस पार्टिकल का नाम नहीं बता रहा हूं। आप सभी को पता होगा जो डायमंड है और ग्रेफाइट है एक चीज से बने होते हैं वो। ठीक है, उसके एलोट्रॉप होते हैं, जल्दी से उसका नाम देख लेना। चलो अब दूसरा जो है वो है फिक्स्ड, मतलब वेरिएबल कंपोजिशंस। जैसे 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 एयर की बात कर लो, जैसे मैं बात करता हूं CO2 की। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये जो है यहां पे CO2 निकल रही है। CO2 में मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये दो अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कंपोजिशन। अलग अलग कंपोजिशन उसमें होगा, समझ गए? वो होता है मिक्सचर। अब फर्दर डिवाइस है, यहां पर क्या है, जो प्योर सब्सटेंस है वो डिवाइडेड है एक एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड में। ठीक है, तो चलिए अपन इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। सिर्फ एलिमेंट में आपको बता देता हूं कि वो एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसका बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें ना घबराएं। चलिए तो मिक्सचर में देख लेते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये क्या क्या होते होंगे? होमो का मतलब क्या समझते हो, सेम। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज सेम कंपोजिशन से बनी हुई है, जैसे कि लिक्विड से लिक्विड बना तो सेम है, सॉलिड से सॉलिड बना तो सेम है, गैस से गैस का मिक्सचर हुआ तो सेम कंपोजिशन। मतलब जो नेचर है, जो मैटर का स्टेट है वो सेम है, तो अपन इसको बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर के अंदर अल्कोहल को मिला दूं, एथेनॉल जो हो आपने सुना होगा एथेनॉल को, तो वो भी क्या होगा, आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा, जिसकी अगर आपकी लेयर बन जाए तो आपको समझ में ही नहीं आए कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ है वो चीज। ठीक है, तो सर हेटेरोजीनियस में क्या होता होगा, तो वो भी समझ लो। हेटेरोजीनियस में जैसे कि आपका एग्जांपल एयर, एयर में क्या क्या है जल्दी से बताएंगे। यहां पर सर आजकल तो एयर में बहुत डस्ट है, बिल्कुल डस्ट। ठीक है, डस्ट और खुद उसमें क्या है, एक गैस है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, डस्ट तो सॉलिड होता है, ये क्या है, ये गैस है। तो ये जो मिक्सचर आपका बनेगा ये कौन सा बनेगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मतलब अलग अलग कंपोनेंट का। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अलग अलग कंपोजिशन उसमें होगा। तो यहां पर ये सब चीजें होती हैं। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड को समझाने के लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा एटम। ठीक है, क्योंकि जो कंपाउंड है वो ऐसे तो बनेगा नहीं ना। ठीक है, वो एटम से ही कहीं ना कहीं मिलके बना होगा। तो चलो एग्जांपल समझते हैं, एटम से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका एटम। एटम होता क्या है, एटम वो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, दैट रिटेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि जैसे कि चलो एक एग्जांपल गोल्ड का ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका गोल्ड। अब बताओ जो गोल्ड है क्या वो सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना होगा? ठीक है, बिल्कुल नहीं। मतलब एटम छोड़ो, अभी इतने सारे पार्टिकल्स जब इकट्ठा हुए होंगे एयू के, गोल्ड 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 के, ठीक है, ऐसा कुछ देखेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इतना बड़ा आपका चीज बना, इतना बड़ा आपका सॉलिड बना। अब फिर से ध्यान से सुनो, एटम का मतलब जो है बहुत पहले ये बोला जाया गया था कि ये इसको बोलते हैं कैन नॉट बी कट, कैन नॉट बी कट। इसका ग्रीक में ये मतलब होता है, मतलब कि आप इसको काट नहीं सकते। और ये एक बहुत पहले जब क्या हो रहा था, डेल्टन्स वगैरह थे,
ठीक है, आपके उसके पहले इंडियन फिलोसोफर थे कन्नड़ करके, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, कोई एक ऐसी चीज जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते और जिसके अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं, जो अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा उसमें अपन डिस्कशन करेंगे। क्या क्या? एटम को हम काट नहीं सकते, ये चीज बोली गई थी उन्होंने, लेकिन ये चीज फेल हो गई कब? जब हमें पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें फेल हो गई कि नहीं भैया कट तो नहीं, लेकिन हाँ इसके अंदर चीजें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। ये एकदम ही छोटा पार्टिकल होता है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, atom of an element is made up of smallest particle which can be exist in free state as well as cannot। मतलब एटम जो है वो एकदम ही छोटी चीज है जो एग्जिस्ट कर सकती है फ्री स्टेट में और नहीं भी कर सकती है। एग्जाम्पल देखोगे, देखो जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन नेचर में कैसा पाया जाता है, H2 के फॉर्म में। तो क्या अब ये एटम बचा? क्या अब ये एटम बचा? नहीं बचा। क्यों सर? क्योंकि अगर एक और दूसरा एटम मिल जाता है तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर दो एटम साथ में जुड़ रहे हैं तो वो क्या बना लेंगे, ये मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। ये क्या है, आपका एटम है। तो ये बोल रहा है कि जो एटम है वो नेचर में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फ्री स्टेट में वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए जैसे, और हो कैसे सकता है सर, जैसे अपन हीलियम की बात कर लेते हैं। हीलियम तो एक क्या है, एटम ही है ना, बस नोबल गैस है वो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये नेचर में प्रेजेंट हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। ऑक्सीजन नेचर में कैसी पाई जाती है, O2 के फॉर्म में, ठीक है। सल्फर कैसी पाई जाती है, एसिड की फॉर्म में, ठीक है। मतलब कोई भी जो है वो ऐसा नहीं पाया जा रहा है O और S सीधा, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं पाया जा रहा है। अब एटम जो है वो सामने वाले की केमिकल प्रॉपर्टी बता देता है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, रिटेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। समझ गए? तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको सही में, ठीक है, कि एटम क्या क्या होता है। और भी जो डिस्कशन है वो अपना आगे आएगा, ठीक। अब दो तीन चीजें और बता देता हूं मैं आपको कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो आपका जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहता है, ये याद रखें, ठीक है। और जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही लगभग जो है न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन से अपन एटॉमिक नंबर वगैरह भी बता सकते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब एक जो टॉपिक पीछे रह रहा था उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा, ये वाला, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट बताना था। एलिमेंट क्या लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी डिकम्पोज। एलिमेंट जो है कैन नॉट बी डिकम्पोज, मतलब क्या हुआ, ठीक। तो जो कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है और एक से ज्यादा कंपोजिशन से बन सकता है। यहां से समझेंगे एलिमेंट को, ध्यान से देखो। अगर एक मर्क्यूरिक कैलक्स ले लूं HgO ऐसा, और अगर मैं इसको क्या करूं, हीट कर दूं, तो ये क्या बनाएगा, ध्यान से देखो, ये बनाएगा Hg प्लस O2 बनाएगा ऐसा। मान लेता हूं Hg2 बनाया उसने, ठीक है, तो 2Hg लिख दूं यहां पे, चलेगा? तो चलो ऐसा लिख देता हूं, Hg2 भी लिख सकते हो। चलो अब ध्यान से देखना, अगर मैंने क्या बोला, क्योंकि ये एक से ज्यादा एटम से मिलके बना हुआ था, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक कंपाउंड है। ये एक कंपाउंड है, अगर बहुत सारा होगा तो, मॉलिक्यूल से भी मिलके बना होगा तो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कंपाउंड को क्या करा, हीट करा, तो ये क्या हो गया, टूट गया। ये क्या होगा, टूट गया। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो गया, ये हो गया आपका डिकम्पोज, है ना। लेकिन जो जिसमें वो टूटा तो वो दो एलिमेंट बनाया उसने, दो एलिमेंट फॉर्म में वो टूट गया। अब ध्यान से देखते चलना, क्या मैं इनको तोड़ सकता हूं, Hg को अलग तोड़ दूं और O को अलग तोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। ये जो क्या होंगे, इनको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, इनको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, समझ गए? ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझने वाली बातें थी कि एलिमेंट जो है वो टूटता नहीं है और आपका जो कंपाउंड है वो टूट जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया सभी को, है ना। लेकिन 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 यहां पर जो बहुत सारी चीजें जो थी तुम्हारी कौन सी, कि ये टूट नहीं सकता। लेवॉय सर आए थे, एक साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया, क्या उन्होंने क्या करा कि अगर मैं बात करता हूं जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसकी उन्होंने करा दी बॉम्बार्डिंग। ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, ठीक है, किसके साथ, अल्फा के साथ।
अब यहां पर जैसे ही उन्होंने बॉम्ब बॉर्डिंग कराई तो उन्हें क्या देखने को मिला, ऐसा कि 17 यहां पर क्या मिल गया आपको, एक ऑक्सीजन और यहां पर ऐसे जो दो अलग अलग एलिमेंट मिल गए। ठीक है, तो हम जहां पर हम पढ़ रहे थे कि जो एलिमेंट है वो क्या नहीं हो सकता, वो टूट के अलग फॉर्म नहीं बना सकता, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, उन्होंने वो करके दिखा दिया। कौन थे वो? लेवई सर थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो यहां पर हमने ये देखा कि जो एलिमेंट है, हाँ भाई वो टूट सकता है, वो डिकम्पोज हो सकता है। एलिमेंट नहीं, आपका जो एटम है, एटम से तोड़ के आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर फेल हो गई थी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर होगा। मतलब अपन ने एटम के बारे में पढ़ा, एटम बहुत सारी चीजें होंगी। एक एटम मतलब कि एक सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम ऐसे प्रेजेंट होंगे। क्लियर? यहां पर सभी को क्लियर होगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहां तक तो अपन ने पढ़ा। अब दो तीन बातें ऐसी हैं, ठीक है, जिसको अपन को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। ठीक है, उसकी अपन बातें करेंगे। उसके पहले अपन थोड़ा सा और चीजें जानते हैं। कैसे? कि यहां पर अगर मान लो कि एक्स नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है, एक्स नाम का ये क्या है, एलिमेंट है, और यहां पर ये जेड में लिख रहा हूं और यहां पर मैं ए लिख रहा हूं, तो ये क्या क्या है सर? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, आप तुम्हारा जो है बेसिक यहां से स्टार्ट हो रहा है कि एटॉमिक नंबर को हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और एटॉमिक मास को हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये तो एकदम बेसिक सी चीजें हैं। अब खुद सोचो ना कि अगर एटम के अंदर इतनी सारी चीजें घूम रही हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका वेटेज होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो वेटेज है वो एटॉमिक मास है। ठीक, समझ में आ गया? अब इतनी सारी चीजें घूम रही हैं तो उनकी कुछ ना कुछ तो काउंटिंग होगी, मतलब कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होगा। इतना सबको क्लियर होगा? चलिए अब अपन बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि एक एटम के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपके पास प्रोटॉन होता है और यहां पर न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? अब उनके चार्ज के ऊपर मत जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यही पढ़ना है ना? तो चलो, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, सिर्फ यहीं पर रहो। अब याद रखना एक बात कि एटम के अंदर ये क्या है, अपना एक एटम हो गया। ठीक है, एटम यहां पर है तो अपन यहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो एटम के अंदर एक चीज याद रखेंगे, जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने आपके प्रोटॉन उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो अब यहां पर बात करते हैं एटॉमिक मास की। ठीक है, एटॉमिक मास की। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मास जो है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो उसको अपन क्या करते देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत छोटा मास होता है इसका, बहुत ही छोटा मास होता है। ठीक है, तो उसको अपन आगे जो आपके लिए आएगी वो वैल्यू, तो अपन आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया इतना कि नेग्लेक्ट कर देते हैं? तो सिर्फ आपके पास क्या बचा कि एटम के अंदर मास जो है वो किस किस का होगा, एक होगा आपके प्रोटॉन का, एक होगा आपके न्यूट्रॉन का। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है यहां पर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब ये बताओ, जब दोनों के दोनों नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो वही होगा जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने आपके पास प्रोटॉन होंगे। मतलब एग्जाम्पल से चलते हैं, जैसे कि अपन ने पहले लिखा था। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं आपके पास कि ऑक्सीजन का ले लो, ये आपका 8 लिख रहा हूं, यहां पर मैं 16 लिख रहा हूं। ठीक है, तो मतलब 16 इसका क्या है, ये है आपका एटॉमिक मास, ये रहा आपका एटॉमिक मास, और ये है आपका एटॉमिक नंबर, ये है आपके पास एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? ये अपन ऐसे चीजें डिफाइन करते हैं। सर एटॉमिक मास कैसे निकल के आया? किसी के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही है? एटॉमिक मास कैसे निकल के आया? ठीक है, तो वो बिल्कुल अपन डिस्कस करने वाले हैं जस्ट फ्यू सेकंड के अंदर। ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा? ठीक, क्या मैं अब जो एटॉमिक मास है P + N है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसे कि जो एटॉमिक नंबर को अगर मैं लिखना चाहूं, ध्यान से देखना, एटॉमिक मास को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर मतलब Z प्लस न्यूट्रॉन, लिख सकता हूं क्या?
क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो तो इक्वल है एटॉमिक नंबर के, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला भी तो मेरा बन सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं एक और फॉर्मूला बन गया, देखो, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, एटॉमिक मास माइनस, अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, Z कर दूं, ऐसा, ये देखो, एटॉमिक माइनस Z कर दिया मैंने, ठीक है, क्या हो गया ये मास। या फिर इनको इन शॉर्ट लिखूं कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ऐसे लिख लेना इसको, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास को किससे शो करते हैं अपन, A माइनस Z, ठीक है। तो ये जो आपके कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं इनको ना भूलें, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो ये कुछ है आपके मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनसे बहुत सारी चीजें अपन निकालेंगे, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं ये जो एटॉमिक मास आ रहा है जिसकी अपन बातें कर रहे हैं, ये बात आई कहां से, निकले कहां से, ठीक है। तो चलो इसकी अपन बातें करते हैं, इतना लिखना लिखो, फिर अपन मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से हट जा रहा हूं, ये दिखेगा आपको। चलिए एटॉमिक मास के पहले थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है, फिर अपन इकट्ठा देख लेंगे। चलो ध्यान से यहां पर देखते रहना कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो बनता कैसे होगा। मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर दो एटम, ये एटम H एटम और एक और एटम अगर जुड़ जाते हैं साथ में तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है ना। तो अब देखो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखना, कोई भी डेफिनेशन बताते तो अपन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताते हैं। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। कितनी सी है, मतलब कंपाउंड का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म मॉलिक्यूल होगा, और अगर एटम का पूछो तो मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट फॉर्म एटम होगा, यही बताया था, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। यहां पे क्या, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट फ्रीली। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो अकेला नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या फॉर्म में करता है, H2 के फॉर्म में करता है एग्जिस्ट। ये क्या करता है, इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। और ये H2 है ही क्या, यही तो मॉलिक्यूल है, यही क्या है आपका मॉलिक्यूल है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मॉलिक्यूल हैं वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, बहुत समझ में आ गया, बस इतना ही समझना है अभी के लिए, ठीक है, फिर मैं आगे आपको बताते जाऊंगा। चलो अब जो मॉलिक्यूल हैं वो डिवाइडेड होते हैं दो चीज में, एक होता है आपका होमो एटॉमिक, एक होता है हेटेरो एटॉमिक। होमो और हेटेरो का मतलब आप सभी को पता होगा कि होमो मतलब होता है आपका सेम, होमो मतलब सेम, ठीक है, समझ में आ गया। और एक होता है आपका हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब जिसको मैं हेटेरो बोलता हूं वो हेटेरो है, ठीक है। हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मजा आता है हेटेरो बोलने में, है ना, ये होता है डिफरेंट। ये सेम और डिफरेंट किस बेस पर है, मतलब कि जब सेम एटम से मिलके बना हो तो वो होमो एटॉमिक, और अगर डिफरेंट एटम से मिलके बना हो तो वो आपका हेटेरो एटॉमिक। क्लियर, समझ में आया। चलो देखो, जैसे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है यहां पर कि ये जो प्लांट है ये CO2 रिलीज करेगा, बिल्कुल करेगा। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो CO2 लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, CO2 को अपने अंदर क्या कर रहा होगा, वो ले रहा होगा, ठीक है। आप फिर आपको क्या देगा, वो ऑक्सीजन देगा। ध्यान सुनो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ये है क्या असल में, क्योंकि ये एक बना हुआ है कार्बन एटम से, और एक बना हुआ है ये किससे, ऑक्सीजन एटम से। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों के दोनों कार्बन और अपना ऑक्सीजन दोनों क्या है, एक हेटेरो एटम है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग एटम है ना, कार्बन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है। अब एटम का मतलब सबको पता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये दोनों के दोनों अलग एटम है, तो ये जो मॉलिक्यूल बना CO2 वो क्या हो गया, हेटेरो एटॉमिक। क्लियर, समझ में आया, मजा आया, बस इतना ही समझना था। चलो आगे। अब अगर होमो एटॉमिक की मैं बात करूं, सर होमो एटॉमिक का एग्जांपल दे दो। जैसे कि आप अभी कौन सी गैस अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे होगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है आपका वो क्या है, होमो एटॉमिक, ठीक है। तो कैसे बनता है वो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब साथ में मिले होंगे तो O2 बनाएंगे, N और N साथ में मिलेंगे तो N2 बनाएंगे, H और H साथ में मिलेंगे तो H2 बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी गैसेस कौन सी होंगी आपकी, होमो एटॉमिक। क्लियर है, ठीक है। सिर्फ अभी आपको इतना ही समझना है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको और बताते जाऊंगा। चलो अब अपन आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो सस्पेंस में रखा था कि सर एटॉमिक मास निकला कैसे, ठीक है। तो थोड़ा पुराने जमाने में चलते हैं पीछे घूम के, कि साइंटिस्ट आए,
साइंटिस्ट ने क्या देखा कि भैया हर चीज जो है आप सब बोल रहे हो एटॉमिक से बन रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, एटम का कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो वही उन्होंने देखा, उन्होंने सबसे ज्यादा दिख रहा था अर्थ के ऊपर वाटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर वाटर को ऑब्जर्व करना चालू किया। तो जैसे ही वाटर को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व करा, उन्हें देखने को मिला कि जो हाइड्रोजन है इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, इस वाटर, ऐसे लिख देता हूं मैं, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज देखा। क्या देखा, जो हाइड्रोजन है वो लगभग 11% होती है और जो ऑक्सीजन है वो लगभग 88% होता है। लगभग इतना ही परसेंट होता है, 88.89 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, अब जब इनका उन्होंने निकाला सिंपल रेशियो, क्या निकाला उन्होंने, सिंपल रेशियो, है ना, बस इसको थोड़ा समझते चले, है ना, सिंपल रेशियो, तो उन्हें देखने को मिला कि 1:8 आ रहा है भैया, जो ये क्या है आपका हाइड्रोजन का है और ये किसका है आपका ऑक्सीजन का है। लेकिन ये तो क्या हुआ, इनने जब वैल्यू निकाला, ठीक है, वैल्यू को क्या करा, इनने कैलकुलेट करा, चलो ठीक है, लेकिन अब जब उन्होंने नॉर्मल आदमियों को बताया, जैसे मेरे को ही बताया या फिर आपको बताया, तो आप कहते हो नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है, मुझे तो 2:1 दिख रहा है। ठीक है, तो वही बात हो गई। तो उन्होंने फिर क्या किया, यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व्ड रेशियो देख रहा हूं, क्या, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर जो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व्ड रेशियो, ऑब्जर्व्ड रेशियो, वो तो मुझे भैया दिख रहा है 2:1। क्या दिख रहा है, 2:1। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोनों को कंसीडर कर लेते हैं। उन्होंने जब दोनों को कंसीडर करा तो उनके लिए एक रेशियो निकल के आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो लगभग 1:16 होता है। अब इस बात पे साइंटिस्ट चल पड़े, उन्होंने कहा मुझे एटॉमिक मास मिल गया। मतलब कि क्या, कि जो 1 आया ये भैया होगा हाइड्रोजन का, ये होगा हाइड्रोजन का मास, और ये ऑक्सीजन आया ये होगा ऑक्सीजन का मास। मतलब ये जो 16 आया किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो वो बहुत खुश हो गए। उनको दिमाग में ये नहीं था कि ये मास आ गया, उनके दिमाग में था कि भैया मैं एक स्टैंडर्ड फिक्स कर सकता हूं जिससे मैं मास निकाल लूंगा। ठीक है, तो वही किया उन्होंने। आप अगर पुरानी वाली डेफिनेशन देखोगे, बहुत पुरानी, तो उन्होंने क्या किया था कि जब भी रिलेटिव मास निकालते थे, एटॉमिक मास निकालते थे, तो वो हाइड्रोजन को एज आ स्टैंडर्ड यूज करते थे, हाइड्रोजन को एज आ स्टैंडर्ड यूज कर सकते थे। ठीक है, तो तब उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। समझ गए, यहां पे, यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। तब उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला कौन सा था, ऐसा था कि रिलेटिव, रिलेटिव क्यों, क्योंकि मैं हाइड्रोजन से कंपेयर करके, रिलेट करके निकाल रहा हूं, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास बोला गया। रिलेटिव एटॉमिक मास, ध्यान सुनते चलना, पूरी कहानी है, बहुत इजी है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा, जिस भी एलिमेंट का आपको निकालना है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, बस ये निकाला उन्होंने भाई। समझ गए, ठीक है, तो इसको ही बोला रिलेटिव एटॉमिक मास। कितना इजी लगा कि नहीं, ऐसे आ गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब इन्हों को क्या हुआ, ये तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन बहुत दिक्कत झेलने को पड़ी। क्या क्या, ध्यान सुनना, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है एक, बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो अभी से। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने बहुत एलिमेंट का निकालना चाहा, तो उनको क्या मिला पता है, बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू मिली, जैसे 22/4। ठीक है, और भी कटेगा ही नहीं, वो तो 11/2 हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन में आ गया। तो एटॉमिक मास ऐसा रख सकते हो किसी का, ऐसे नहीं रख सकते हम। ठीक है, हमको लगभग एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हाइड्रोजन को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इनको हटा दिया, क्योंकि उनका मदद किसके हुआ था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकला था। फिर उन्होंने यहां पे एक ऑक्सीजन का भी रख दिया कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये 2 हो गए। पहले किसका यूज किया, हाइड्रोजन का, फिर किसका किया, ऑक्सीजन का, फिर लास्ट में एक ऐसे किसको यूज किया, आइसोटोप को यूज किया, जिसको अपन आज तक करते हैं। कौन सा है वो, ठीक है, अब उन्होंने यूज किया, ध्यान से सुनना, एक ऐसे आइसोटोप का जो था 1/, क्या करते हैं, 12th मास ऑफ, अब नाम आने वाला है 1 कार्बन C12 एटम। ये
इसका यूज किया। मतलब अब किसका यूज करने लगे वो, ना हाइड्रोजन का कर रहे हैं ना ऑक्सीजन से कंपेयर कर रहे हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया C12 एटम का। ठीक है, समझ में आ गया। तो वो क्या करते हैं, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम का वो यूज करते हैं अब के टाइम पे। तो अब जो आपका फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, वन एटम जरूर लिखना, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम। ऐसा समझ गए? इतना सबको क्लियर है? आज के टाइम पे ये यूज कर सकते हैं और सिर्फ इससे ही आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट लिखना, ठीक है, इसको मत भूल जाना कृपया करके। ठीक है, समझ में आ गया? इतना है ना, समझ में आ गया। अब बताओ कि अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा, 1/12 को चेंज करूंगा, तो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा? बिल्कुल होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन C12, इसको ही बोला जाता है 1 AMU। पहले एटॉमिक मास के लिए कोई भी यूनिट नहीं थी, फिर IU, फिर U को बोलते हैं यूनिफाइड, और अब अपन बोलते हैं AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट रखी जाती है। इसका क्या वैल्यू होता है सर? ठीक है, तो वो अपन को निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, इतना लिखो, फिर अपन इसकी यूनिट निकाल या अपने वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, 1 AMU की। तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता होगा? सबसे पहले अभी सबको पता है 1/12 क्या होता है, ये कार्बन एटम होता है। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, ठीक है, और कार्बन एटम कौन सा है? C12 है, तो वो निकालना है। अब ध्यान से सुनो, हमको क्या निकालना है? 1 कार्बन एटम का मास। तो हम सभी क्या जानते हैं कि कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 12 ग्राम, तो ये मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने यहां पे एटम होते होंगे? बहुत सारे होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता इसको ही बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, नंबर, ठीक है, इसको ही बोला जाता है, और इसको हम ज्यादातर शो करते हैं किससे? Na से। ठीक है, तो डिनोटेड बाय Na, ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो यहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई, क्या कि यहां पर कितनी भी चीजें पूछी जाए आपसे कि आयन कितने होंगे, मॉलिक्यूल कितने होंगे एक मोल के अंदर या फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप कितना बताओगे? सिर्फ इतना ही बताओगे। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल या फिर जितनी भी चीजें। ठीक है, तो इतने आपके गिने जाते हैं। अब क्या हुआ, इसको ना बहुत लंबा टर्म आता है, 60222000000, इसीलिए 10 की पावर 23 लिखते हैं। चलिए अब हमारे को निकालना क्या है? 1 कार्बन एटम, 1 एटम के लिए निकालना है। तो इसको मैं रख सकता हूं कि x कार्बन होंगे, x ग्राम ऑफ कार्बन होंगे। तो जरा x की वैल्यू निकाल के दिखाएगा कोई, कितना आएगा? देखो, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? एक कार्बन एटम का मास निकल के आ गया भाई, मास। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या था? हमें यही तो चाहिए था, समझ गए? यही तो चाहिए था। अब क्या करो, सीधी इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगी आपकी वैल्यू? ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो है 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू एक कार्बन एटम का मास कितना आया? 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आया। तो ये 12 और ये 12 धुआं धुआं हो गए। ठीक है, बचा क्या? 1/12
1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 बचा। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। और ये कुछ नहीं, यही है आपका 1 AMU की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 AMU ये होता है, समझ गए, ये होता है वैल्यू ऑफ 1 AMU। या अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, तो यही रख सकते हो। क्यों, हाइड्रोजन का तो वैसे ही 1 होता है, ठीक है। तो अगर चाहो तो रख सकते हो, यहां पे क्या जाएगा 1/12, यहां पे 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/6.23 फिर से आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो 1 AMU की यूनिट इतनी होती है। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी ने ये 1/12 ही चेंज कर दिया तो आप कैसे फॉर्मूला निकालोगे, क्या आपकी उसकी वैल्यू आएगी, तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले क्या लिखा है, देखो पहले मैंने आपको लिखाया था मास वगैरह, ठीक है, ये था आपके पास मास, है ना। यहां पे अब क्या हो गया, ये जो है आपका मेन फॉर्मूला है, ये है आपका फॉर्मूला, यहां से आप सारे एलिमेंट का मास निकालेंगे। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर। अब मैं बताता हूं कि अगर यहां पे चीजें चेंज हो गई तो क्या करोगे, ठीक है। तो एक अपन देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसने क्या करा है, देखो यहां पे कि इफ वी कंसिडर 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12, mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of carbon the substance will be, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है 1 मोल, क्योंकि मैंने आपको मोल नहीं पढ़ाया तो इसको आप अभी सिर्फ मॉलिक्यूल कंसिडर करें, मॉलिक्यूल इसको कंसिडर करें, ठीक है। तो चलो यहां पर क्या कर रहा है उसने 1/12 को चेंज कर दिया है, तो हमको 1/6 की जगह पे निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको एक अच्छे से रिलेशन करके दिखाता हूं, उसको याद करो सिर्फ एकदम चंगा ही चंगा। फिर तो देखो क्या करना है कि अगर सबसे पहले देखेंगे कि अपना नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, RAM होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सब्सटेंस, 1 एटम ऑफ सब्सटेंस। क्यों लिखा सब्सटेंस, क्योंकि देखो पीछे क्या लिखा है, इसने सब्सटेंस की बात करी है, तो मैंने यहां पे क्या करा है, सब्सटेंस लिखा है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम, ये लिखा हुआ है भाई, ठीक। ये अपना मेन फॉर्मूला है, ठीक, ये अपना मेन फॉर्मूला। अब फोकस रखो, फोकस मेन है, ठीक। अब किसी ने अगर इसकी जगह पे वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है, मान लो वैल्यू को चेंज कर दिया, उसने लिख दिया, ये अपना हो गया क्या RAM1, जब अपना क्या था, नॉर्मल था, ठीक है। तो इसको मैं लगभग R1 लेके चलूंगा, ठीक है, क्योंकि R तो आपको अभी लगना है नहीं, है ना, R आपको अल्काइल रेडिकल में लगता है। चलो तो R1 लेके चलूंगा मैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि R1 मैं इसको लेके चल रहा हूं। चलो अब सेकंड वाला अगर R2 आया, रिलेटिव एटॉमिक मास, सेकंड वाले के लिए पूछा, जब उसने मास ऑफ 1 एटम ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए पूछा है, डिवाइड कर दिया है, जब उसने 1/12 चेंज कर दिया, तो 1 बाय मान लेते हैं उसने x चेंज कर दिया। x कोई भी ऐसी चीज है जिसमें उसने चेंज करा है, नंबर है, जैसे कि इसने करा है 1/6 लिखा है, तो अपन ने क्या लिख दिया, यहां पे 1/x लिखा है, बस नॉर्मली, ठीक। तो यहां पे क्या लिखूंगा, x मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम, ये हो गया आपके पास R2, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, रिलेशन बनाना है ना, तो क्या करो, R1 डिवाइड कर दो R2 से, ठीक है। तो ये सब्सटेंस का एटम का 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1 सब्सटेंस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक कार्बन एटम, सब्सटेंस ऑफ 1 कार्बन, 1 एटम, मास ऑफ S अपॉन 1 एटम, ठीक है। और ये कितना होता है, देखो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है, अभी बताया था मैंने, कैसे निकालते हैं अपन, 1/12 इंटू 12/6.022 इंटू 10 की पावर, मेरे साथ लिखो 23, यही होता है मास ऑफ 1 इतना, ये सिर्फ ये इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, घबराना नहीं। अब डिवाइड करो, R2 की वैल्यू रखो यहां पे,
R2 का वैल्यू क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 चेंज कर दिया उसने, क्या रखा है 1/x, लेकिन सेम क्या है देखो, मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम तो वही रखना पड़ेगा, क्या 12/6.022 इंटू 10⁻23 है कि नहीं। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कट रही हैं, तो काट दो। देखो ये 12 और ये 12 पूरा कट गया है ना, ये मास ऑफ एस एलिमेंट, ये मास ऑफ एस एलिमेंट पूरा कट गया, तो बच क्या रहा है, बच कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो क्या बच गया, R1/R2 इज इक्वल टू, देखो ये क्या है 1/1/12, ये दिख रहा है आपको 1/1/12 है ये, तो इसको मैं सीधा 12 लिख सकता हूं। अरे भाई इसको मैं डायरेक्ट ऊपर ले गया ना, मैथ्स वालों ऊपर ले गया ना डायरेक्ट, ठीक है चलेगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/1/x, तो इसको मैं सीधे x लिख दूं, तो आपके पास बच क्या रहा है, डायरेक्ट 12/x बच रहा है। ठीक है, नया वाला कौन सा था, R2 था, तो R2 की वैल्यू निकालो जरा कितना आएगा, देखो ये क्या है R2 इज इक्वल टू, देखो क्या बना R1, ठीक है R1 इंटू x डिवाइडेड बाय 12, बन गया आपका ये रिलेशन। आप ध्यान से सुनते चलना, ये वाला रिलेशन बहुत मेन है, ये जो R2 है ये नया वाला न्यू वैल्यू व्हेन कार्बन 1/12 is changed। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब 1/12 को चेंज कर दिया गया था तब वाला जो वैल्यू आएगा वो R2 होगा। R1 क्या है आपकी ओल्ड वैल्यू, ठीक है, जब कार्बन C12 को चेंज नहीं करा था। X क्या है, X है आपका कि किस फ्रैक्शन में चेंज करा है, तो इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिख देता हूं 1/12 का रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस्ड वैल्यू ऑफ 1/12 का, ये है आपका। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलिए, ये वाला रिलेशन हम लगाएंगे, ये है आपका मेन, तो ये रहा आपका मेन, ये देखो। ठीक है, इन सारा हाईलाइट को अपने कॉपी में भी हाईलाइट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो मैंने पेंट कर दिया इधर येलो 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 येलो, है ना, तो ये है आपका मेन। भाई साहब चलो जल्दी से लिखो इसको और फिर आगे बढ़ो। क्यों लिखो, क्योंकि मैं बताता हूं ये कहां लगने वाला है। ठीक है, भले ही थोड़ा सा अजीब दिख रहा है लेकिन भाई मेन है ये, तो अजीब जो कड़वा होता है वो अच्छा होता है। चलो समझ गए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये वाला रिलेशन जरा प्रूफ करके देख लेते हैं कि आंसर आता है भी है कि नहीं आता है। क्या है, R2 इक्वल टू R2 इंटू x/12। चलो रख के देख लेते हैं। R1 हमारा कितना है, हाईलाइट तो नहीं है भैया, हाईलाइट ही है, देखो यहाँ पे क्या है R1 इंटू x/12 इज इक्वल टू क्या आएगा, R2 आएगा। ठीक है, तो चलो R2 की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। R2 इज इक्वल टू R1 कितना है, नहीं पता, पता है तुम्हें, पता है, कैसे पता है। R1 का मतलब क्या है, पुराना वाला रिलेटिव मास, किसकी बात कर रहा है वो, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो कार्बन रख दो, कुछ नहीं, किसकी बात कर रहा है, मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो पुराना वाला रख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन एटम तो 12 रख दूंगा, इंटू x क्या है, x जो रिप्लेस करा गया है 12 से, क्या रिप्लेस करा है 1/6, तो 6 रख दो, डिवाइडेड बाय क्या करना है, पुराना वाला 12 रख दो 12, तो 12 से 12 गया तो R2 क्या आ रहा है, लगभग 6 आ रहा है, और पुराना वाला R1 कितना था, 12 था, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो नया वाला आ रहा है वो लगभग हाफ है, डिक्रीज बाय ट्वाइस। आंसर क्या होगा, डिक्रीज बाय ट्वाइस, डिक्रीज ट्वाइस। समझ गए, समझे कि नहीं, समझ गए ना, ये है चीजें। ठीक है, तो ये आपको मेन पुट करना है, समझ गए। ठीक है, तो मैं आपको एटम से लेके चला था, मॉलिक्यूल पे लेके आया था, रिलेटिव एटॉमिक मास में मैं यहां पे लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको। अब यहाँ पे 12 में लोगों को कंफ्यूजन अगर हो रही है तो याद रखना, वो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का बताओ, तो नाइट्रोजन का कितना रखोगे, 14 रखोगे, उसका मास कितना होता है, 14 होता है, तो जो भी मास आएगा वो रख देना इधर। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया इतना,
बस यही तो करना है यार, इसको लिखो जल्दी से, है ना, बस इतना ही करना था, इतना ही आपका इजी पीजी है ये चीज। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर? इसको चेक करना है क्या, एक बार चेक भी कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे सर? क्योंकि 1/12 जब था तो कार्बन का एटम, कार्बन का मास 12 आता था, ठीक है, तो लगभग जब इसका हाफ हो गया तो इसका भी तो हाफ होगा ना भैया, तो कितना आएगा, 6 ही तो आएगा, और 6 क्या है, हमारा आंसर है, तो हो गया। थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया हमने, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। बस ऐसे सॉल्व करना है, इसको लिखो, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए, अब अपन ने एटॉमिक मास के बारे में बहुत सारी चीजें जानी, मॉलिक्यूलर मास की भी तो बारी आती है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उम्मीद से तो आपको पता होगा कैसे। देखो, अगर मैं मॉलिक्यूल बनता कैसे, 2 एटम से मिलकर बनता है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल वाला निकाल के देखते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस CH4, तो ये किसका बनेगा, CH4 का निकाल रहे हैं। कार्बन का सबको पता होगा कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, देखो 4 × 1 = कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, सर ये कैसे निकाला, सर 4 कहां से आया, सर 1 कहां से आया, 12 तो समझ गए क्योंकि आप इतनी देर से बोल रहे थे। अरे भाई देखो, कुछ नहीं है यार, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला बता देता हूं। मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर तो लिख दो सर, = क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास, इनटू एटॉमिक मास, प्लस करेंगे फिर से नंबर ऑफ एटम सेकेंड वाले का, तो यहां पे भी 2 लिख दो, यहां पे 1 2 करके लिख लेना, प्लस इनटू एटॉमिक मास, इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड, ऑफ क्या, ये पहला फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑफ सेकेंड। लो पूरा हो गया, तुम्हारा फॉर्मूला ही बन गया। अच्छा यही क्या, ठीक है, ऐसे बना। सर इतना लंबा फॉर्मूला ये है क्या, देखो बताता हूं, बहुत इजी है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। क्या है, कार्बन के कितने एटम है, 1, एटॉमिक मास कितना, 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4, एटॉमिक मास 1, कितना हो गया भैया, 12 + 4 कितना हो गया, 16। कितना इजी है। अब जो अर्थ पे सबसे ज्यादा है उसका निकाल के देखते हैं, क्या, H2O का, H2O, एटम कितने हैं, 2, मास कितना 1, प्लस एटम कितने हैं 1, मास कितना 16, कितना हो गया 18। ऐसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब देखो एक फॉर्मूला, जैसे अपन ने अभी निकाला था रिलेटिव एटॉमिक मास का, मैंने क्या बोला था, एटम की जगह मॉलिक्यूल कर दो तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 रखना तो रख दो, या फिर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो रिलेटिव मोलर मास हो गया। समझ गया कैसे, बोल करके दिखाऊं क्या, चलो लिख लो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM = क्या होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, डिवाइड लग जा भैया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये H2 मॉलिक्यूल लग गया, H मॉलिक्यूल लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका रिलेटिव मोलर मास, इसको ही बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या फिर रिलेटिव मोलर मास। समझ गए, इजी है, इजी पीजी, बहुत ज्यादा। अब यहां पे एक टर्म आती है वेपर डेंसिटी करके, ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो बहुत ज्यादा इजी है आप सभी के लिए, है ना। तो चलो कुछ एग्जाम्पल आपको करने के लिए मैं देता हूं कि एग्जाम्पल यहां पर होमवर्क जैसा समझ लें। पहला SO2 का निकालें, H2SO4 का निकालें, ठीक है, और निकालें C6H12O6 का निकालें, ठीक है। इन तीनों का निकाल के जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ तो मजा आ जाए, ठीक। तो ये वाला आपका होमवर्क है भैया, इसको भूलना नहीं है ना, करना है। जैसे अगर मेरे साथ आप जेई मांग रहे थे तो मांग लिया, अब चलो इसको करते हैं। वेपर डेंसिटी के बारे में देखते हैं, इसको लिखो। चलिए किसकी बात करेंगे, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वाह वाह कितने ऑफ हैं, द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या है, ये बहुत इजी, देखो वेपर डेंसिटी कुछ नहीं होता, वेपर डेंसिटी = होता है, मैं लिखूं मास ऑफ सम गैस, सम
वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्टिव में, मास ऑफ सम हाइड्रोजन वॉल्यूम, सम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये होगा एक फॉर्मूला। दूसरा क्या है भाई, दूसरा होता है वॉल्यूम ऑफ सम गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सम H2 गैस। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है डेंसिटी ऑफ सम गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वही होता है। ठीक है, तो एक और लिख लो। अच्छा चलो, डेंसिटी ऑफ सम गैस या फिर कोई भी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऐसा। ठीक है, तो ये होता है। मतलब क्या, समझे नहीं सर ये क्या है? अगर कोई भी गैस को आप हाइड्रोजन के ऊपर या फिर ओवर दी हाइड्रोजन कलेक्ट करके डेंसिटी निकालते हो तो उसको अपन वेपर डेंसिटी कहते हैं। याद रखना, ये वाली जो वेपर डेंसिटी है ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में निकलती है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकलती है, मतलब रिलेट करके आप हाइड्रोजन से ही निकाल सकते हो। क्लियर? अब मैं आपको एक रिलेशन निकाल के दिखा देता हूं, देखो बड़ा मजा आने वाला है। किस में निकालूंगा मैं? सम मास में निकालूंगा। ठीक है, मास ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ गैस में। ध्यान से देखना, वेपर डेंसिटी तो इक्वल में ही चल रहा है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। यहां पर हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 होता है, तो यहां पे मैं 2 लिख दूं। 2 इंटू यहां पे मैं लिख रहा हूं मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ऊपर क्या होगा? 1 तो होगा ही होगा, कुछ नहीं है तो, इंटू मास ऑफ सम गैस, मास ऑफ सम गैस। ये मास क्या है? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर नहीं बचा, क्यों? क्योंकि देखो मैंने 2 तो सामने लिख दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अगर 2 लिख रहा हूं सामने, मतलब ऐसा लिख रहा हूं ना कि 2H लिख रहा हूं ना मैं, तो इसका मतलब क्या है? ये H2 ही तो है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्टिव में मैंने लिखा है। अगर 2 हाइड्रोजन के 1 एटम के मास है, अगर 2 हाइड्रोजन के 1 एटम के मास है तो कितना होगा भाई? H2 होगा। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, इस पूरे फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं जरा बताओगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सम गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम को ही तो अपन मोलर मास बोलते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 इंटू मोलर मास, ये लिख सकता हूं। ठीक है, देखो मैंने यहां निकाला था मास ऑफ 1H2 मॉलिक्यूल, 1H2 मॉलिक्यूल को हटा दो, H एटम हो गया, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं ऐसा, है ना, ये ऐसा। तो यहां पर एक रिलेशन अपन को देखने को मिलता है कि जो वेपर, ये D होगा, जो वेपर डेंसिटी है इज इक्वल टू 1/2 मोलर मास होता है। और स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि जब 2 इंटू वेपर डेंसिटी करोगे तो मोलर मास निकल के आएगा, मोलर मास निकल के आएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? इजी है ना? इजी है, समझ गए? तो ऐसे आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना है और वेपर डेंसिटी आपको दी गई है तो इंटू 2 करो और आंसर पाओ। रिस्पेक्टिव में हाइड्रोजन के आएगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में आएगा, क्योंकि देखो अपन ने हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में निकाला मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। क्लियर? समझ गए? इस रिलेशन को जल्दी से लिखो, मैं साइड में हूं। ठीक है, फिर अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना है, इतना मैं तो लिख लिया होगा। चलो आगे देखो क्या है यहां पे, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। यहां पे देखो, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2m। देखो यहां पे ऐसा लिखा है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 मोलर मास, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास 1/2। कैसा, कौन सा वाला सही दिख रहा है? क्या ऐसा होता है क्या कि वेपर डेंसिटी अपॉन 2 इज इक्वल टू m होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता है। क्या ऐसा होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ऐसा होता है? हाँ जी, ऐसा ही होता है। आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देखो इनने रूट लगा दिया, ऐसा होता है क्या? मास इज इक्वल टू अंडर रूट वेपर डेंसिटी ना, ऐसे नहीं होता। क्या ऐसा होता है? देखो बात वही आ गई फिर से कि वेपर डेंसिटी अंडर रूट है इज इक्वल टू m है। अगर लॉजिकली देखो तो सेम ही है ये दोनों दोनों सेम ही है।
ठीक है, दोनों गलत है, इनमें से क्या होगा अपना आंसर ये वाला होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या है, अब यहां पर निकाला है परसेंटेज कंपोजिशन की बात है, परसेंटेज कंपोजिशन की बात है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर टू द अमाउंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस। सर नहीं समझे? ठीक है, तो देखो इसका मतलब बहुत अच्छे से बताता हूं कि एक आपके पास कोई भी चीज है, मान लेते हैं आपके पास वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन का अगर आपको परसेंटेज निकालना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ लिया तो क्या करोगे, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो क्या बोल रहा है, फिर से सुनो, कोई भी यहां पे एक कंपाउंड है जिसका आपको अगर परसेंटेज निकालना है, देखो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, इस कंपाउंड का कंपोजिशन रेफर टू द अमाउंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट, ये पूरे के पूरे क्या बताएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का बताएगा, ये ऑक्सीजन का भी तो परसेंटेज बताएगा। तो यही बोल रहा है कि जो परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड का है, ये दोनों कंपोनेंट का क्या बताएगा, यहां पे आपको परसेंटेज बताएगा, जो कि किस में प्रेजेंट है, पर 100 पार्ट बाय मास ऑफ सब्सटेंस में ये प्रेजेंट है। ऐसे नहीं समझे, देखो फॉर्मूले से समझो। अगर मुझे मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का निकालना है, मान लो हाइड्रोजन का निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इस एटम के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है वो, इनटू उसका एटॉमिक मास इनटू 100, क्योंकि अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। एग्जाम करके दिखाऊं आपको? ठीक है, तो देखो यहां पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। एक H2O है, ठीक है, उसमें से मुझे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं ये चीज। तो देखो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन है, तो नंबर कितने हैं, देखो इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितना है, 2 प्रेजेंट है, तो 2 रख दिया, तो ये 2 हो गया। इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख दिया। इनटू, अभी छोड़ो इनटू, डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करना है, फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास जब मैं पढ़ा रहा था तो हाइड्रोजन मतलब वाटर का मैंने मास निकाल के बताया था, कितना आएगा, 18 आएगा। इनटू 100 से करेंगे, क्यों करेंगे, परसेंटेज की बात हो रही है, तो कर दो। तो कितना आएगा, देखो ये आएगा आपका 2/18 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 1/9 इंटू 100, ये आ रहा है, मतलब 100/9 हो गया, ये 100/9 हो गया, ये 100/9 हो गया ये। ठीक है, तो लगभग लगभग ये 11 पॉइंट कुछ आएगा आपके पास। ठीक है, और याद करो जब मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कब, कि भैया सबसे पहला चीज क्या था, वाटर था, वहीं से तो निकाला था ना एटॉमिक मास, तो कितना आया था हाइड्रोजन का परसेंटेज, 11 तो आया था, आगे 11। अब अगर एक और चीज, अब उससे पूछ लिया ऑक्सीजन का, कब निकालने, जब हाइड्रोजन का निकाल लिया उसके बाद अगर ऑक्सीजन का पूछ लिया तो क्या करोगे, फिर से निकालने बैठोगे इतना, बिल्कुल नहीं, 100 में से निकाला है ना, 100% ही तो होता है, तो 100 माइनस 11 कर दो ना, तो कितना आ जाएगा, ये 88 आ जाएगा। तो 88 क्या आएगा आपका, 88 आएगा आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज। क्लियर? क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, समझ गए। लेकिन तब करेंगे आप ये जब वो जो मॉलिक्यूल है वो डायएटॉमिक हो मतलब 2 एटम हो उसके अंदर, बस ऐसा बोलना चाह रहा हूं, 2 कंपोनेंट हो। जैसे कि आप कर सकते हो CO2 के लिए, आप कर सकते हो SO2 के लिए, ठीक है, आप कर सकते हो CH4 के लिए, आप कर सकते हो H2O के लिए, लेकिन आप किसके साथ नहीं कर सकते, H2SO4 के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तब आप क्या कर सकते हो, जब 2 का निकालो और 100 से माइनस कर दो तो तीसरे का आएगा। समझ गए, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक, क्लियर है। तो अपन ने क्या क्या कर लिया, फिर से समझेंगे एक बार, थोड़ा सा स्पीड में समझेंगे इस बार, और मैं आपको स्पीड बढ़ाता हूं, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था, H2O का निकालना है मुझे, H का परसेंटेज निकालना है यहां पर, तो क्या करूंगा मैं, तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज, एटम कितना है, यहां पर 2 एटम है और मास कितना है, 1 है, तो ये रख दिया। इनटू किससे करना है, 100 से करना है। टोटल कंपाउंड का वेट कितना है, 8 है, तो कितना होगा ये, 2/18 इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसको 1/9 कर दूंगा। ठीक है, इंटू 100 है, तो यहाँ पे मैं क्या आ जाएगा, 100/9, लगभग काटोगे तो 11% आएगा।
ये हाइड्रोजन का आ गया। दूसरे का निकालना है तो क्या करो, 100 माइनस 11 कर दो तो कितना जाएगा, 88 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन का हो गया। देखो स्पीड में पॉज। क्लियर, यहां पे समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में, क्या यहां पर है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ लेड एंड पीबीओ लेड ऑक्साइड कैन बी कैलकुलेटेड इन Pb3O4। ठीक है, चलो निकालते हैं। Pb3O4 को लिखो, ये क्या है हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है ना, इतना तो सबको पता हो चुका है। चलिए ठीक है, निकालना क्या है हमें, परसेंटेज किसका, पीबी का। तो सबसे पहले पीबी का मास परसेंटेज निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें अंदर, पीबी के कितने हैं, देखो कितना दिख रहा है, पीबी 3, तो 3 एटम है, इनटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 207 होता है, 207। क्लियर। टोटल कंपाउंड का कितना है नहीं पता, निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। चलो टोटल कंपाउंड का निकालते हैं, Pb3O4। ठीक है, तो 3 इंटू 207 प्लस 4 इंटू 16, ठीक है, ये हो गया 64। अब क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं अच्छी वाली, इसको सॉल्व करते करते बताता हूं। तो ये हो जाएगा 1, ये 02 और ये 02 और आपके कितना बच जाएगा 621। अब क्या हुआ है पता है, मैं बताता हूं आपको एक सीक्रेट वाली बात। जब मैंने 4 इंटू 16 किया ना, जब मैं बहुत नया आया था स्टार्टिंग में, तो मैंने 4 इंटू 16 को 48 लिखा था। ठीक है, मैंने ऐसा भी करा था। तो वहां पे बहुत गलतियां थोड़ी थोड़ी सी है, क्योंकि नया आया था तो कैमरे के सामने ना वो थोड़ा सा रहता है। चलो देखिए, चलो छोड़ो उसको। अब यहाँ पे कितना आएगा, ये 5 आएगा, ये 8 आएगा और ये 685 हो जाएगा। तो 685 किसका हो गया, Pb3O4 का। ये इतना हो गया। ठीक है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ अभी, ठीक है, लेकिन समझो वो नया नया था, अब नहीं। अब यहाँ पे आ गया 685, तो यहाँ पे पुट करो 685, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप सभी, थोड़ा तो कर लोगे। चलो देखो, अब मैं बात करता हूं किसकी, पीबीओ की। तो पीबीओ की बात कर लेते हैं। इस इक्वल टू कितना आएगा, पीबीओ कितना है, यहां पर एक ही पीबीओ होगा, है ना, पीबीओ कितना है, 1। तो 1 इंटू पीबीओ का निकालना पड़ेगा। अब भाई क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो लगभग कितना आने वाला है, देखो इसका 207 होता है ना, 207 प्लस एक ही ऑक्सीजन है तो 16। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये हो गया आपका 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2। तो 2 2 3 कुछ आ रहेगा आपके पास, अरे हाँ यार 7 और 16 23 होता है। तो 2 2 3 रख दो, डिवाइड बाय 685 इंटू 100। तो ये देखो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। तो लगभग, क्योंकि पीबी जो है इसमें ज्यादा है, तो लगभग जो है वो 90.6% कुछ आएगा, और ये आएगा आपके पास 32.5% कुछ ये आएगा। क्लियर हो गया, ऐसे निकालना है भैया परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर, ठीक है। अब यहां पे एक दो चीजें और हो सकती हैं कि आपसे, जैसे कि कभी एक दूसरा एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें क्या पूछ लिया था ना, कि यहां पे पूछ लिया था कि अगर मुझे नंबर ऑफ एटम निकालने तो क्या करोगे। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपको एक ऐसा कंपाउंड दे दिया, हीमोग्लोबिन दे दिया, ठीक है, यहां पर मैंने आपको हीमोग्लोबिन दे दिया, इसका सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ Fe एटम निकालो, तो क्या करोगे, बताओ। तब हमें क्या करना है, यहां पर क्योंकि नंबर पूछा है तो इसको बस x रख दोगे। एटॉमिक मास आपको आयरन का तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आयरन का एटॉमिक मास रखोगे। टोटल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड देते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन का वो तुम्हें निकालने के लिए नहीं बोलेगा, इधर हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, उससे नहीं पूछेगा, ठीक है, तो आपको वो मिलेगा। तो क्या करना है, इंटू 100 कर देना, सिर्फ आ गया आंसर। क्लियर है, तो आपको बस ऐसे चीजें को खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ थोड़ा खेलना सीखो, बहुत मजा आएगा। फेमिलियर हो जाओ इन सब चीजों से, बहुत मजा आएगा जेई में। क्लियर, इसको लिखो, एक आपका एग्जांपल हो गया यहाँ पे, फिर आगे चलते। चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं आपकी वेपर डेंसिटी को लेके। वेपर डेंसिटी का क्या है, द वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन इज 28, 24, 48, 72, ये निकालना है। तो भाई फॉर्मूला क्या होता था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू क्या डिवाइड होता है इससे, 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास होता है ना, ठीक है। तो ऐसे मैं रखूंगा मॉलिक्यूलर मास इंटू, जो इंटू बिल्कुल ना कर दें,
2 ऐसे होता है, ठीक है। इंटू ना करने भैया, हाफ है ना उसका हाइड्रोजन का, तो क्या हो जाएगा, आपको वेपर डेंसिटी निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल O3 से बनता है, वो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, तो O3 से बनता है, तो 3 ऑक्सीजन बस तो है, 3 × 16। अब इसको मैं 64 नहीं लिखूंगा, 48 ही लिखूंगा, घबराइए नहीं, अब मैं वो नहीं हूं। चलो देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 24 बहुत स्मूथली कट हो रहा है। आपके पास अगर 24 आंसर दिख रहा है तो लगा दो। 28 है सर, नहीं है ये। 24 है सर, बिल्कुल है ये। 48 देखो, अगर 1 रख देते ना तो गलती हो जाती, और 72 तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, तो बहुत इजी था। तो ये हो गया आपका वेपर डेंसिटी को लेके। तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। हम एक बार रिवाइज कर रहा हूं, वापस से पीछे चलते हैं। देखो, अपन ने ये देखा था परसेंटेज कंपोजिशन, फिर हम देखे थे ये अपना कौन सा फॉर्मूला देखा थे, है ना, यहाँ पे वेपर डेंसिटी का। उसके बाद अपन ने देखा मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, यहां पर हमने पूरा निकाल के दिखाया था रिलेशन के साथ, और ये अपने एटॉमिक मास के बारे में पूरी की पूरी चीजें डिस्कस करी। चलिए, काफी अच्छा था। चलो अपन वापस आ जाते हैं इधर, क्लियर, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो जो है अपना खत्म होता है। बहुत सारी चीजों के बारे में अपन ने डिस्कशन करा है, और मैं आपसे बोलूंगा ये वीडियो के तुरंत बाद आप इसको बंद ना करें, और आप ऐसा नहीं कि फ्री हो गए भाई, ठीक। आप अब क्या करो, जल्दी से जाओ डीपीपीस वगैरह सॉल्व करो, ठीक है, तब जाके आपको बहुत मजा आएगा। या फिर आपके पास अगर कोई बुक है तो वो सॉल्व करिए, ठीक है, वो आपके लिए मेन है, आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करा होगा। कई लोगों को एकदम बेसिक वीडियो लगी होगी ये वाली, क्योंकि उनका नॉलेज हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो, है ना। तो मैं आपसे बोलूंगा कि बेसिक से स्टार्ट करा है, क्योंकि मैं सबको लेके चलना चाहता हूं, फिर एकदम से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पॉपअप होंगे, तो उसमें घबराइएगा नहीं। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, तो अब अपन मिलेंगे और भी नई वीडियोस को लेके, बस साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, आप सब जुड़े, बाय बाय।